हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्वाण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हिस्ट्री टॉपिक चल रहा था प्राचीन भारत एंशिएंट इंडिया, इसमें हम लोग आगे तक आए थे और आज है शक। देखेंगे कि शक साम्राज्य जो शक थे हिंद यूनानी में, जो हिंद यूनानी फिर शक, जो फिर पहलव फिर कुषाण जैसे से आए, तो उनके बारे में स्टडी। तो आज हम लोग शक को देखेंगे। आइए शक साम्राज्य में देखते हैं कैसे कैसे क्या क्या है, शक साम्राज्य के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, चलिए। इसके पहले हम लोगों ने भारत में हिंद यूनान शासकों को देखा था, भारत में यूनान शासकों को, और आज यूनानी के बाद शक आएगा, फिर पहलव कुषाण, तो एक और से स्टडी करेंगे। क्या है, आते हैं पहला पॉइंट, शक देखते हैं। पहला पॉइंट, शक साम्राज्य में क्या क्या है। ऐसे शक लोग ये जो है मूलतः जो शक है ये मध्य एशिया के निवासी हैं, मध्य एशिया क्षेत्र के लोग हैं। आइए देखते हैं। यूनानियों के बाद शक आए, यूनानियों के बाद शक आए। अगला वीडियो में आप लोगों ने देखा यूनानियों के बारे में, और अब देख रहे हैं शक के बारे में। यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। शकों की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी, अलग अलग 5 क्षेत्र थे और उसकी राजधानी अलग अलग थी। शकों की 5 शाखाएं थी और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। तो कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। ठीक है, और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। देखिए पहला पॉइंट क्या कह रहा है, यूनानियों के बाद शक आए। शकों की 5 शाखाएं थी। यूनानी के बाद भारत पे शक का कब्जा हुआ और शक की कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी, और हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान, भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भागों में थी। कुछ अलग भारत के भागों में, कुछ अफगानिस्तान के भागों में शक का जो 5 भाग में शक था, सबकी राजधानी कुछ भारत में कुछ अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में था, भारत और अफगानिस्तान के। अगला पॉइंट देखते हैं, अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली शाखा, देखिए मित्र, पहली शाखा ने अफगानिस्तान, दूसरी शाखा ने पंजाब, मतलब राजधानी तक्षशिला इसकी है, और तीसरी शाखा ने मथुरा, चौथी शाखा ने पश्चिमी भारत, एवं 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। है ना, देखिए क्या रहा है, शक का 5 शाखा और 5 शाखा में सबकी राजधानी भारत और अफगानिस्तान के बीच थी। तो इसमें जो कह रहा है कि पहली शाखा में अफगानिस्तान, पहली शाखा में कौन है? अफगानिस्तान। दूसरी शाखा में पंजाब जिसकी राजधानी तक्षशिला थी उस समय, उसमें बता रहा है पंजाब। तीसरी शाखा में मथुरा, तीसरी शाखा क्या है? मथुरा। चौथी शाखा में पश्चिमी भारत, और एवं 5वीं शाखा में ऊपरी दक्कन। 5वीं शाखा में कौन है? ऊपरी दक्कन पर प्रभुत्व स्थापित किया। अब अगला क्वेश्चन है, प्रथम शक राजा मोअ थे। प्रथम शक राजा कौन थे? मोअ थे। प्रथम शक राजा मोअ थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि प्रथम शक राजा कौन थे? मोअ थे। शक को कितने भागों में राजधानी थी? तो 5 भागों में, भारत और अफगानिस्तान के अलग अलग भागों में। ठीक है, ये हम लोगों ने देख लिया कहां कहां था। आगे देखते हैं। शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे। शक लोग जो थे, हिंद यूनानियों के बाद शक आए, और शक लोग मुख्यतः कहां के थे? तो ये लोग मध्य एशिया के निवासी थे। देखिए, शक मूलतः मध्य एशिया के निवासी थे और चरागाह की खोज में भारत आए थे। तो क्वेश्चन आ सकता है कि शक निम्नलिखित में से किसकी तलाश में भारत आए थे? तो चरागाह की तलाश में शक जो है भारत आए थे। मध्य एशिया के लोग ये भारत आए थे, किसकी तलाश में? चरागाह की तलाश में, चरागाह की खोज में भारत आए। और शक मूलतः कहां के हैं? तो ये मध्य एशिया के हैं। और भारत में अगर इसका आप साम्राज्य देखना चाहेंगे तो मान लीजिए अगर ये मेरा भारत है तो आपको इधर शक आपको दिखेगा अफगानिस्तान तरफ, अफगानिस्तान वाले एरिया में जो है उस तरफ जो है आपका ये आपको शक दिखेगा। आगे देखते हैं। 58 ईसा पूर्व, है ना, 58 ईसा पूर्व, 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसकी उपाधि धारण की? विक्रमादित्य की। कह रहा है 58 ईसा पूर्व में, है ना, एक स्थानीय राजा। स्थानीय राजा का अर्थ क्या है? स्थानीय राजा का अर्थ भारत के उस शासक से है जो उस क्षेत्र में जहां शकों का साम्राज्य था वहां का अर्थ है। तो 58 ईसा पूर्व में उज्जैन के एक स्थानीय राजा ने शकों को पराजित करके बाहर खदेड़ दिया और विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त की, और ये विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया। शकों को खदेड़ने के बाद यहाँ के स्थानीय राजा ने कौन सी उपाधि धारण की? तो विक्रमादित्य की। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि किस शकों को खदेड़ने के बाद यहाँ के स्थानीय राजाओं ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? तो क्या मानना है? विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। आगे देखते हैं।
शकों पर विजय के उपलक्ष्य में, शकों पर जो विजय प्राप्त किया, तो शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत, विक्रम संवत, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए क्या कर रहा है, शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत, विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य, जब से शक को पराजित किया और उसके विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत, विक्रम संवत का नाम प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। अब कह रहा है इसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। इसका अर्थ है कि ये जो एक जो उपाधि है विक्रमादित्य को, इसको इतने शासकों ने यूज किया, इतना उपयोग किया, इस जो भी बड़े शासक होते थे वो इस उपाधि को विक्रमादित्य को धारण कर देते थे। और इस तरह इसका क्रम 14 तक गया। विक्रमादित्य प्रथम, विक्रमादित्य द्वितीय, विक्रमादित्य तृतीय, विक्रमादित्य चतुर्थ, विक्रमादित्य पंचम, ऐसे करके यह 14। तो वही कह रहा है कि शकों पर विजय के उपलक्ष्य में 58 ईसा पूर्व से एक नया संवत, विक्रम संवत के नाम से प्रारंभ हुआ। उसी समय से विक्रमादित्य एक लोकप्रिय उपाधि बन गई, जिसकी संख्या भारतीय इतिहास में 14 तक पहुंच गई। कितना तक पहुंच गई मित्र? 14 तक पहुंच गई। आगे देखते हैं, गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय, देखिए एक बात भी अच्छा है कि बहुत शासकों ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, लेकिन चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे ज्यादा विख्यात हुआ विक्रमादित्य के उपाधि के नाम से, है ना। तो गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य थे। सबसे अधिक विख्यात हुए विक्रमादित्य कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखते हैं, शकों की अन्य शाखाओं की तुलना में दक्षिण भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक शासन किया, लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया। देखिए मित्र, है ना, शकों की अन्य शाखा की तुलना में इनके 5 शाखा हुए, और भी जितना शाखा हुआ हो, 5 शाखा में सबसे ज्यादा दिन तक जो भारत में शासन किया वो इनका दक्षिणी शाखा था। शाखाओं की तुलना में दक्षिणी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा, जिस शाखा का प्रभुत्व की दक्षिणी भारत में था, वो सबसे लंबे समय तक शकों ने यहां पर शासन किया। तो क्वेश्चन आ सकता है, शक की वह कौन सी शाखा थी जो भारत में सबसे लंबे समय तक शासन करने के लिए रही? तो वो कौन सी है? दक्षिणी शाखा, है ना, दक्षिणी भारत की शाखा। दक्षिणी भारत में प्रभुत्व स्थापित करने वाली शाखा ने सबसे लंबे अरसे तक, लगभग 4 शताब्दी तक शासन किया। देखिए 4 शताब्दी तक शासन किया। आगे बढ़ते हैं, गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार। गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई। गुजरात में जो समुद्री व्यापार चल रही थी, इससे जो भारतीय दक्षिण भारत की जो शाखा थी शकों की, वह काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। जब लाभान्वित हुआ तो उसने क्या किया? चांदी का सिक्का जारी किया। तो यहाँ 2 क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत से शक की एक ऐसी शाखा थी जो सबसे ज्यादा लाभान्वित हुई और सबसे अधिक दिनों तक भारत में शासन भी की, लगभग 4 शताब्दी तक शासन की। और उसमें जो लाभान्वित होने के कारण उसने क्या किया? चांदी के सिक्के जारी किए। देखिए, गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से यह शाखा काफी लाभान्वित हुई और भारी संख्या में चांदी के सिक्के जारी किए। आगे देखते हैं, शकों का सबसे प्रतापी शासक। शक साम्राज्य में शकों के शासन में सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था। कौन है मित्र? रुद्रदामन प्रथम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? रुद्रदामन प्रथम। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? रुद्रदामन प्रथम, जिसका शासन 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक माना जाता है। 130 ईस्वी से 150 ईस्वी तक गुजरात के बड़े भाग पर था। कहां था? गुजरात के बड़े भाग पर। मतलब ये जो दक्षिण भारत की शाखा थी, उधर का शासक लग रहा है कि रुद्रदामन ही है, क्योंकि शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन था, जिसका शासन 130 से 150 ईस्वी तक चला। गुजरात के बड़े भाग पर इसका शासन था और ये लाभान्वित भी गुजरात से हो रहे थे। तो ये रुद्रदामन को याद रखना है, शकों का सबसे बड़ा शासक। एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं, रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील काठियावाड़ में जो है, इसको बनाया था मौर्यों ने, इसको निर्मित किया था मौर्यों ने। लेकिन रुद्रदामन प्रथम ने क्या किया? उनका जीर्णोद्धार किया। जीर्णोद्धार मतलब उसको पुनः बनाया, या फिर जो खराबी हो उसको ठीक किया गया, ऐसा कुछ है इसमें। रुद्रदामन प्रथम ने काठियावाड़ की अर्ध शुष्क सुदर्शन झील, क्या नाम है इसका?
सुदर्शन झील जो मौर्यों द्वारा निर्मित थी का जीर्णोद्धार किया, उसको क्या किया, पुनः ठीक किया। किसने किया, तो ये रुद्रदामन प्रथम ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्वेश्चन दिया जाएगा निम्नलिखित में से किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, जो मौर्यों द्वारा बनाई गई झील थी। तो किसने किया, रुद्रदामन प्रथम ने, है ना। रुद्रदामन प्रथम ने अर्धशुष्क सुदर्शन झील जो मौर्यों ने बनवाया था सुदर्शन झील, उसका क्या किया, जीर्णोद्धार किया, जो एक बहुत बड़े शक राजा थे। आगे देखते हैं। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रुद्रदामन की प्रिय भाषा क्या थी, संस्कृत। रुद्रदामन का सबसे प्यारा भाषा क्या था, संस्कृत। कह रहा है रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी था। रुद्रदामन ने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। कह रहा है कि रुद्रदामन ने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में, एकदम शुद्ध संस्कृत भाषा में जो सबसे पहला अभिलेख किसी का अगर भारतीय थी मिलता है तो किसका मिलता है, रुद्रदामन प्रथम का, जो प्योर विशुद्ध संस्कृत भाषा में है। और वो सबसे लंबा अभिलेख कहाँ है, ये कौन सा अभिलेख है, गिरनार अभिलेख। क्या नाम है इसका, गिरनार अभिलेख, है ना। रुद्रदामन ने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। तो यह क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मित्र। कहा जाएगा गिरनार अभिलेख को किसने जारी किया, तो रुद्रदामन प्रथम ने। और गिरनार अभिलेख किस भाषा में लिखी है, तो विशुद्ध संस्कृत भाषा में, या संस्कृत भाषा में भी, विशुद्ध का मतलब हुआ कि प्योर संस्कृत भाषा में। तो रुद्रदामन ने ही सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख, गिरनार अभिलेख जारी किया। इसके पहले के सभी अभिलेख प्राकृत भाषा में रचित थे। और गिरनार अभिलेख के पहले जितने अभिलेख लिखे गए थे वो किस भाषा में थे, वो प्राकृत भाषा में थे। गिरनार अभिलेख के पहले के सारे अभिलेख क्या है, प्राकृत भाषा में थे। लेकिन प्राकृत भाषा में रहने के कारण गिरनार अभिलेख ही एक ऐसा अभिलेख है जो कि आपका विशुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया। और गिरनार अभिलेख किसके द्वारा लिखा गया, तो किसके द्वारा बनाया गया, तो ये है आपका रुद्रदामन प्रथम। ठीक है, रुद्रदामन जी के द्वारा। अब आगे बढ़ते हैं। रुद्रदामन प्रथम द्वारा भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप कहते थे। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। भारत में शक राजा अपने को क्या बोलते थे, क्षत्रप। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप बोलते थे। भारत में शक राजा अपने को क्षत्रप बोलते थे। और अब यहां पर मित्र शक यहां खत्म हो जाता है। और इसके बाद जो अगला है 18वां चैप्टर है कुषाण। तो कुषाण आगे वीडियो में हम लोग कुषाण देखेंगे। ये देखिए 18 हम लिख दिए यहाँ, तो कुषाण स्टार्ट होगा। और अगली वीडियो में आप कुषाण को देख पाएंगे, कुषाण चलेगा। और एक बात, जिन भी लोगों को हमारा वीडियो शुरू से देखना है प्राचीन भारत का, वो हमारे निर्मला निर्माण क्लासेस के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां आपको प्राचीन भारत नाम से लिखा हुआ एक चैनल में एक प्लेलिस्ट मिलेगा। उस प्राचीन भारत प्लेलिस्ट को खोलिएगा, वहां आपको क्रम से सारा वीडियो मिल जाएगा। तो धन्यवाद, स्वस्थ रहें, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद।